इस फिल्म की शुरुआत होती है एक जहाज से। दो बच्चे इस जहाज के किनारे पर बैठे होते हैं। इनमें 9 साल का रिचर्ड जबकि 7 साल की एमलिन है और वह दोनों भाई बहन होते हैं। इतने में आर्थर आता है और उन्हें डांटता है जहाज के किनारे पर बैठने के लिए। यह जहाज सेल्फ रेफरेंस को जा रहा था। आर्थर तो यह चाहता है कि इन दोनों बच्चों को किसी भी तरह सही सलामत सेल्फ रेफरेंस को पहुंचा दिया जाए। और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रिचर्ड और एमलिन के माता पिता की मृत्यु हो गई है। बच्चे आर्थर से पूछते हैं कि हमें अपने माता पिता से मिलने का मौका कब मिलेगा। आर्थर कहता है कि जब तुम अपनी जिंदगी की यात्रा को समाप्त कर लोगे तब अपने माता पिता के पास पहुंच जाओगे। बच्चे इस बात को मान लेते हैं कि कभी न कभी हम अपने माता पिता से मिल ही लेंगे। यहाँ यह कुछ शार्क को देखते हैं। रिचर्ड थोड़ी देर में अंदर जाता है। यहाँ उसे कुछ नग्न अवस्था में तस्वीरें मिलती है। एमलिन भी आकर इन तस्वीरों को देखती है। जो शख्स इस कैबिन में रहता है वह आकर रिचर्ड को मारना शुरू कर देता है। वह कहता है कि तुमने मेरी निजी तस्वीरों को हाथ कैसे लगाया। इस शख्स का नाम पैडी होता है। इतने में यहाँ आग लग गई। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सभी यहाँ से इधर उधर भागने लग जाते हैं और कुछ आपस में लड़ रहे होते हैं। रिचर्ड और एमलिन को पैडी नाव में लेकर निकल जाता है जबकि बाकी लोग जहाज से पानी में कूद जाते हैं। नजारा कुछ टाइटैनिक डूबने जैसा बन जाता है। अंत में सिर्फ वे तीनों ही बचते हैं। इन बच्चों के साथ रहने वाला आर्थर भी मर जाता है। पैडी इन दोनों के साथ इस उधेड़ बुन में है कि अब इनका क्या होगा। अभी उन्हें वहाँ से काफी दूर पहुँचने पर एक द्वीप दिखाई देता है। पैडी उन दोनों बच्चों को लेकर द्वीप पर उतरता है। धीरे धीरे वह उन दोनों की देखभाल शुरू कर देता है। इनके खाने के लिए खाना द्वीप पर आसानी से मिल जाता है। समुद्री खाने के रूप में रहने के लिए उन्होंने घर भी बना लिया था। पैडी जब भी दोनों बच्चों को देख नहीं पाता था तो उन्हें ढूंढने के लिए परेशान हो जाता था। वह चाहता था कि जब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिलती दोनों सही सलामत रहे। कई बार वे दोनों बहन भाई कुछ गलत खा लेते थे। उनकी देख रेख करना पैडी का कार्य बन गया था। पैडी ने उन्हें तैरना भी सिखाया। अक्सर वे दोनों भाई बहन तैरने में अपना समय व्यतीत करते रहते थे। एक दिन पैडी जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। यहाँ वह कुछ मांस के टुकड़े देखता है। यहाँ बड़े से रोब के सामने चेहरा बना हुआ था। यह कोई मूर्ति सी लगती है। पैडी खोज कर लेता है कि वहाँ इंसानों की बलि दी जाती है। वह भागता हुआ रिचर्ड और एमलिन के पास पहुँचता है। वह दोनों को डांटता हुआ कहता है कि आज से द्वीप के उस पार कोई नहीं जाएगा। दोनों भाई बहन इसकी वजह पूछते हैं। पैडी कहता है कि वहाँ इंसानों की बलि दी जाती है। एमलिन कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ कोई भगवान रहते हो। पर पैडी द्वीप के उस पार जाने के लिए सख्त मना कर देता है और तीनों को ये बात माननी पड़ेगी। रिचर्ड और एमलिन इस आदेश को मान गए। यहाँ हम डेडली बेरीज के पौधे भी देखते हैं। पैडी इन्हें इसे भी खाने से रोकता है। वह कहता है कि इन बेरीज से मौत हो सकती है। पीने के लिए एक रम के स्वाद वाला पौधा भी मिल जाता है जिससे वह जूस मिलता है जो रम का स्वाद देता है। इस तरह तीनों का जीवन व्यतीत हो रहा था। कई बार तो कोई जहाज आता दिखाई देता है। पैडी और बच्चे मदद के लिए पुकार भी लगाते हैं पर जहाज या नाव उन्हें देख नहीं पाती। रिचर्ड और एमलिन को पैडी नहीं मिलता तो वह दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद पैडी उन्हें किनारे पर पड़ा हुआ मिलता है पर ज्यादा पीने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अब इन दोनों को जिंदा रहने के लिए अकेले उस द्वीप पर रहना पड़ेगा। दोनों वहाँ से एक दूरी पर पहुंचकर एक घर बना लेते हैं। एमलिन घर को संभालने का काम करती है जबकि खाना लाने का काम रिचर्ड का होता है। कुछ समय बाद दोनों जवान हो जाते हैं। उन्होंने तैराकी बहुत अच्छे से सीखी होती है पर उन्हें मनोविज्ञान में मानव में बदलती उम्र के साथ कैसे जीना है यह उससे अनजान थे। कई बार एमलिन रिचर्ड को देखकर आकर्षित होती थी। उसके मांसपेशियों को देखकर उसके अंदर वासना जागती थी पर वह उसे छुपा लेती थी। उसे मालूम नहीं था कि वह ऐसा क्यों महसूस करती थी। एक बार रिचर्ड उससे पूछता है कि वह उसकी मांसपेशियों को क्यों देखती रहती है। एमलिन कहते कि उसे नहीं मालूम था कि वह ऐसा क्यों करती है। वह कहते हैं कि तुम्हारी मांसपेशियों को देखकर वह कुछ अलग सा महसूस करती है। कुछ दिनों बाद एमलिन को मासिक धर्म होना शुरू होते हैं। उसे जब अपने निजी भाग में खून दिखाई देता है तो वह भी नहीं जानती थी कि वह सब क्या हो रहा है। तभी रिचर्ड उससे इस बारे में पूछता है। एमलिन इस बारे में रिचर्ड को कुछ भी नहीं बता पाती। रिचर्ड एमलिन के स्तन देखता है। वह नोटिस करता है कि एमलिन के स्तन उसके स्तनों से बड़े हैं। उसे वह बात बहुत अजीब लगती है। वह एमलिन से इस बारे में भी पूछता है। एमलिन इस बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। रिचर्ड उस पर गुस्सा होता है। वह कहता है कि तुम अब बदलने लगी हो, तुम मुझसे बातें छिपाने लगी हो। रिचर्ड ने यह मान लिया था कि जो एमलिन को ब्लीडिंग होती है वह किसी जख्म की वजह से होती है। कुछ दिनों बाद रिचर्ड भी अपने आप को एमलिन की ओर आकर्षित महसूस करता है। वह इस बारे में एमलिन से कुछ नहीं कहता। एक बार बातों बातों में वे एक दूसरे को किस कर देते हैं और एमलिन ने एक दिन वह नियम तोड़ दिया था जिसे पैडी ने बनाया था। इन्हें आइलैंड के उस पार में नहीं जाना था पर एमलिन वहाँ जाकर मूर्ति के पास पहुँच जाती है। वह उसे बैठकर निहारती है। तभी उसे उस रॉक से ब्लीडिंग होती दिखाई देती है। एमलिन यहाँ से भागते हुए रिचर्ड के पास में पहुँच जाती है। वह बताते हैं कि वह मूर्ति एक भगवान है। वह इस बात का दावा करते हैं कि उसने अपनी आंखों से देखा है। वह रिचर्ड को भी वहाँ जाने के लिए बोलती है। वह चाहते हैं कि वे दोनों वहाँ जाकर प्रार्थना करें, शायद उन्हें कोई मदद मिल जाए। रिचर्ड पैडी के बनाए कानून को तोड़ना नहीं चाहता था। उस बात पर दोनों में बहस हो जाती है। एक रात जब एमलिन सो रही थी तो रिचर्ड एमलिन की आंखों को देखकर आकर्षित होता है। वह सोती हुई एमलिन को स्पर्श करना शुरू करता है। इसके बाद वह एमलिन के साथ संबंध की
प्रक्रिया शुरू कर देता है। एमलिन की नींद खुल जाती है और रिचार्ड को अपने से दूर करते हुए डांटती है। वह उसे छिपकर हस्तमैथुन करता हुआ देखती है। फिर कई सालों में जाकर वहाँ पर एक जहाज आया था। एमलिन सिग्नल फायर को जला नहीं पाई, इसलिए जहाज उन्हें बिना नोटिस के चला जाता है। इस बात के लिए रिचर्ड एमलिन का सामना करता है। एमलिन कहते हैं कि अब द्वीप ही हमारा घर है, हमें अभी यहीं रहना होगा। रिचर्ड एमलिन से सहमत नहीं होता। इस पर एमलिन कहते हैं कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पता है। इन दोनों को लगता है कि आर्थर अभी भी जिंदा है। एमलिन धमकाते हुए रिचर्ड से कहती है, मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में आर्थर से जरूर कहूंगी। इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। एमलिन रिचर्ड के ऊपर नारियल फेंकती है। रिचर्ड के सिर में चोट लग जाती है। इसके बाद रिचर्ड एमलिन को घर से निकाल देता है और कहता है कि यह मेरा घर है। एमलिन कहते हैं कि इस घर को बनाने में मैंने भी तुम्हारा साथ दिया है, इस तरह से यह मेरा भी घर हुआ। रिचर्ड ने उसका सामान घर से बाहर फेंक दिया। इस तरह आज की रात एमलिन को घर से बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। एमलिन ने गलती से जहरीले स्टोन पर अपना पैर रख दिया था। रिचर्ड उसे देखकर भागता हुआ उसके पास आता है। रिचर्ड अपने किए की माफी मांगता है। एमलिन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी, शायद वह मरने वाली थी। वह रिचर्ड से प्रार्थना करते कि वह उसे भगवान के पास ले जाए। रिचर्ड कहता है कि पहले कानून तोड़ना पड़ेगा, पर वह एमलिन की हालत को देखकर उसे उस मूर्ति के सामने ले जाता है और उसकी हालत के लिए प्रार्थना करता है। कुछ घंटों के बाद एमलिन ठीक हो जाती है। रिचर्ड से स्वीकार करते हुए कहता है कि उसे डर लग गया था कि कहीं एमलिन को खो ना दे। दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। एमलिन अब चलने में सक्षम है। दोनों नग्न अवस्था में साथ में तैराकी करते हुए किनारे तक पहुँच जाते हैं। दोनों जब नग्न अवस्था में थे तब एक दूसरे के प्रति उनके मन में वासना जाग उठती है। उसके बाद वे दोनों संभोग की प्रक्रिया करने लगते हैं। प्रक्रिया करने के बाद दोनों को काफी अच्छा महसूस होता है। उन दोनों के लिए यह सब कुछ एक नए एहसास जैसा था। अब जैसे दोनों को काफी अच्छा लगता है तो वे दोनों हर रोज आपस में जिस्मानी संबंध बनाने लग गए थे। उन्हें सारे कामों में एक दूसरे के साथ संभोग करना सबसे अच्छा लगता था। वे दोनों अब प्रेमी बन चुके थे। कुछ महीनों बाद एमलिन के पेट में बदलाव आने लगता है और उसके पेट का आकार भी बढ़ने लगा था। उन दोनों को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। एमलिन अपनी कोख में कुछ गति महसूस करती है। रिचर्ड जांच करता है, दोनों को समझ में नहीं आता। दोनों को लगता है कि शायद एमलिन का पेट अपने आप ही गति कर रहा है। अब इन सब बातों को कई महीने बीत गए। घर में रिचर्ड अकेला होता है। वह एमलिन को ढूंढना शुरू करता है पर वो उसे नहीं मिलती। रिचर्ड को उस पार से आवाज सुनाई दे रही थी। वह दौड़ता हुआ वहाँ पर जाता है जहाँ पर कुछ आदिवासी को देखता है। वे कोई अनुष्ठान प्रदर्शन कर रहे थे। उसे एक समारोह की तरह मनाया जा रहा था। इसके साथ ही वे किसी के शरीर की बलि दे रहे थे। रिचर्ड वह सब देखकर डर गया। उसे एमलिन की चिंता होती है। वह जंगल में एमलिन को ढूंढना फिर से शुरू कर देता है और एमलिन उसे एक पेड़ के नीचे मिलती है। उस समय वह काफी तकलीफ में थी। दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर एमलिन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से वहाँ एमलिन एक बच्चे को जन्म दे देती है। पहले तो दोनों इसे बड़े गौर से देखते हैं, फिर उसे लेकर वापस अपने घर पहुँच जाते हैं। जब वह रोता है तो रिचर्ड समझ जाता है कि उसे भूख लगी है। यह उसे फल खिलाता है पर वह नहीं खाता और वह जो भी उस बच्चे को खिलाता है वह बच्चा उस चीज को नहीं खाता। एमलिन उसे मनाने के लिए गोद में उठाती है और बच्चा एमलिन के स्तनों को मुंह से लगाकर दूध पीना शुरू कर देता है। दोनों समझ जाते हैं कि इस बच्चे को कैसे शांत करना है। इस बच्चे को उन्होंने पैडी नाम दिया था। दोनों अपना समय पैडी के साथ व्यतीत करने लगे। पैडी को एक दिन एमलिन पानी में लेकर बैठी थी। जब वह उसे पानी में छोड़ देती तो पैडी हंसने लगता है और इसी बात से एमलिन ने जान लिया था कि पैडी को पानी में खेलना अच्छा लगता है। फिर वह उसे पानी में खिलाती रहती थी। पैडी ने पानी में खेलना और तैरना भी सीख लिया था। फिर तीनों एक साथ तैरने निकलते हैं। धीरे धीरे पैडी भी बड़ा हो गया था। उसे चलना भी सीख लिया। पहली बार उसने रिचर्ड को नाम लेकर पुकारा। इस पर वे दोनों बहुत खुश हुए। एक दिन वे तीनों मिट्टी में खेल रहे थे और एक दूसरे के शरीर पर कीचड़ लगाए जा रहे थे। इतने में हमें आर्थर जहाज पर दिखाई देता है और वो उन दोनों को ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। पैडी नाव को देखकर कहता है नाव। रिचर्ड और एमलिन एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं। वे दोनों एक दूसरे की आंखों ही आंखों में पूछते हैं कि क्या वे यहाँ से जाना चाहते हैं और दोनों को बिना कहे एक दूसरे से जवाब मिल जाता है। दोनों पैडी को लेकर जंगल की तरफ जाने लगे, यानी अब उन्हें यहाँ से न जाने का मन बना लिया था। आर्थर को ऐसा लगता है कि वह रिचर्ड और एमलिन हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वे होते तो वे वापस जरूर आते और वह वापस चला जाता है। एक दिन वे अपने पुराने घर पर जाते हैं जहाँ अंकल पैडी के साथ रहते थे और रिचर्ड वहाँ पर केला तोड़ रहा होता है और एमलिन भी आती है और पैडी को नाव में जाते हुए देखती है तो उसे संभालने चली जाती है। धीरे धीरे वह नाव चलाने लगती है। रिचर्ड भी भागता हुआ नाव में बैठने के लिए जाता है। इतने में वहाँ शार्क आ गई थी। एमलिन रिचर्ड को शार्क से बचाने के लिए चप्पू से शार्क को निशाना बनाती है। जैसे तैसे रिचर्ड नाव पर पहुँचता है। अब पैडी ने गलती से नाव के दूसरी ओर को पानी में पहुँचा दिया था। उस तक पहुँचना उनके लिए अब नामुमकिन हो गया था। तीनों नाव पर बिना ओर के बैठे थे और धीरे धीरे समुद्र के काफी अंदर आ गए थे। अब इनके पास नाव को चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। रिचर्ड ने जब केले तोड़े थे तो वह गलती से उन जहरीली बेरीज को भी तोड़ लाया था जिन्हें खाने के लिए अंकल पैडी ने मना किया था। फिलहाल वे बेरीज उसी नाव में रखी थी। कई दिन और कई रात के बाद भी वे नाव में बैठे थे। एक दिन एमलिन देखती है कि पैडी उन जहरीले बेरीज को
खा रहा होता है। फिर वह नोटिस करता है कि पैडी की सांस थमने लगी थी। दोनों ये अनुमान लगा लेते हैं कि पैडी मर चुका है। अब पैडी को खोने के गम में रिचर्ड बेरीज के दो हिस्से बनाता है। एक हिस्सा वह खुद खाता है और दूसरा एमलिन को दे देता है। दोनों एक साथ उसे खाते हैं और दोनों का इरादा खुदकुशी करने का था। इसके बाद वे तीनों वहाँ पर बेसुध हालत में लेटे थे। इधर हम आर्थर को देखते हैं। वह एक बार फिर उन दोनों को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। आर्थर के आदमी उन्हें चेक करते हैं। आर्थर ये समझ चुका था कि वे रिचर्ड और एमलिन ही थे। वह काफी भावुक होता है, पूछता है कि क्या ये मर चुके हैं। आर्थर का आदमी कहता है कि नहीं, ये सो रहे हैं, इनकी सांसें अभी भी चल रही है। इसी पर यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।